स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। सो कैसे हैं आप सभी, बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आई नो कि आई थिंक ये दो दो बार लिख गया है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कलर क्या अच्छा लग रहा है ना, बट यहाँ पे देखो कितना सड़ा सा लग रहा है। खैर, अपार्ट फ्रॉम जो हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर बी। कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 तक तो कवर कर लिए हैं। हाँ, मैंने बोला था चैप्टर नंबर 1 की भी डाल देंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 भी रेडी हो चुका है। ठीक है, सारा सारा कंप्लीट है, पार्ट भी तो सारी कंप्लीट होगी पीपीटी में। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, फटाफट जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल पर अगर आप आ गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, अब बेकार लगे तब भी लाइक कर देना, पर हाँ कमेंट कर देना कहाँ पे मुझे कहाँ पे लैक हुआ ये वाला। और शेयर कर देना मेरे दोस्तों के साथ, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। ठीक है, सो हमारा जो चैप्टर है आज का वो है हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सी पार्ट है? पार्ट बी बुक। ठीक है, सो इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन हमारे चैप्टर का नाम है। सो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जानेंगे, डू यू नो जानेंगे, जो कुछ ब्लॉग्स में आते हैं वो जानेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ होते हैं एक्सप्लेनेशन में कुछ टर्म आते हैं ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो टर्म हमने यहाँ पे निकाल के रख दिए। ठीक है, मतलब कि ऐसे तो नहीं सारे टर्म निकाल के रख दिए, हाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो निकाल के रख दिए। ठीक है, हमने सो समरी निकाल दी हमने, मतलब कि समरी भी है, उसके बाद पढ़ेंगे समरी डू यू नो के बाद। ठीक है, डू यू नो के बाद फिर पहले मतलब कि ऐसा होगा, आपको देख लेना, खैर आपको पता ही होगा, आपने अगर पहले की तो वीडियोस देख ली हो तो, है ना। सो एमसीक्यू जाने के उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, मैं बता रहा था पहले हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा, फिर बीच में ये आएगा, फिर दोबारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि इंट्रोडक्शन एज अ, जैसे स्टोरीज़ में हम पढ़ते हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे है ना, जैसे कि स्टोरीज़ में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में कुछ होता है इंट्रोडक्शन, फिर वो इंट्रोडक्शन है ना एंड में आके कहीं मिल जाता है। ठीक है, या फिर बीच में फिर स्टार्टिंग में कहीं आगे मिल जाता है इंट्रोडक्शन, वैसा ही यहाँ पे हम जानेंगे। फिर समरी, वैसे ही जैसे समरी स्टोरीज़ में समरीज होती हैं, शॉर्ट समरी होती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे शॉर्ट समरी इस सब की दी जाएगी यहाँ पे। फिर लास्ट में एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ समरी से पहले कर समरी की बात करेंगे तो और ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन में यही है सिर्फ, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे इंडिया ने बहुत सी चैलेंजेस फेस करे। ठीक है, कैसे फेस करे चैलेंजेस, वो कैसे बनाए अभी अपनी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इंडिया ने जैसे तैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी बना के स्टार्ट रेडी कर दी, फॉरेन रिलेशन बना लिए। किस एम से बनाई? जिससे कि वो सिक्योरिटी को अचीव कर सकें और मेंटेन रख सकें पीस, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट कर सकें दूसरे की सॉवरेंटी और अदर कंट्रीज़ की। ठीक है, मतलब कि रिस्पेक्ट कर सकें सॉवरेंटी ऑफ अदर कंट्रीज़। सॉवरेंटी मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर जो दूसरे की है उसको ना छीना, ना उनके बीच में इंटरफेयर करें, जो जैसा है वैसा सही है। जैसे कि 1947 के टाइम या फिर उससे पहले, ठीक है, 14 अगस्त से पहले लगभग, ऐसे मान लो आप, हमारी इंडिया सॉवरेन नहीं थी। ठीक है, क्यों नहीं थी भैया? क्योंकि उसके जो डिसीजन थे वो कौन लेता था? यूके या फिर ब्रिटेन बोल सकते हैं, ब्रिटेन पार्लियामेंट लिया करती थी। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स लिया करते थे, तो हमारी इंडिया सॉवरेन नहीं थी। हमारी इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सॉवरेन हुई है। सो सॉवरेनिटी को नहीं खोना चाहती इंडिया हमारी। ठीक है, आफ्टर ऑल इन द आफ्टर मैथ ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड, इसमें यही वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हमारी जो वर्ल्ड थी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, टू डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो गई, टू कैंप्स में डिवाइड हो गई, टू ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। जो कि पहला था यूएसए के अंडर में। ठीक है, दूसरा किसके अंदर था? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बोलो फिर यूएसएसआर बोलो। यूएसएसआर की क्या आइडियोलॉजी थी? सोशलिस्ट। इसको यूएसए भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या थी? कैपिटलिस्ट। अगर आपको याद नहीं होता ये यहाँ पे सोशलिस्ट कैसे है, यहाँ पे दो बार ऐसा है जहाँ पे वो सोशलिस्ट है। ठीक है, बस एक याद कर लो, दूसरा तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है,
ट्वेल्थ या फिर आप वो दे रहे होंगे CUT, ये CUT के पर्पज़ से भी ज़्यादा मेन है, ठीक है। और आप क्लास 12th में उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इंडिया और उसके एक्सटर्नल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशंस देखेंगे, ठीक है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड वही है सेम, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में कुछ बीच का पार्ट होता है, स्टार्टिंग का पार्ट होता है, कहीं ना किसी किसी का पार्ट होता है चैप्टर का, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बना तो ली अच्छी खासी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशनशिप, क्या ध्यान रखते हुए जिससे कि हमारा सिक्योरिटी बनी रहे। सिक्योरिटी बनी रहेगी तो हम क्या कर पाएंगे, पीस को मेंटेन रख पाएंगे, फालतू के मतलब झगड़े वगड़े नहीं होंगे, है ना, वॉर वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। सो एंड रेस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ द अदर कंट्री, जिससे कि हम और साथ ही साथ रेस्पेक्ट करेंगे लोग जो अदर कंट्रीज़ की सोवरेनिटी है उसको, ठीक है, किसी की सोवरेनिटी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, कार्टून तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, कार्टून अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली, मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपके पास 101% आएगी, 100% प्लस 100%, इतनी परसेंट तो आएगी। अगर आपने कार्टून के लिए कमेंट करी तो डेफिनेटली कार्टून की वीडियोस आएंगी, कोई नहीं रुक सकता आने से। इमर्जिंग इश्यूज, एक्सटर्नल रिलेशंस देख सकते हैं। अब मुझे इन सब के नाम बताइए, सॉरी ऐसे लीडर्स के नाम पे ऐसे नहीं बताना चाहिए, ये इनके नाम बताइए फटाफट से, इनका नाम क्या है और कहाँ से, ये भी बताना, ठीक है। चलो ये बताना, ये चाइना से हैं और ये हमारे इंडिया से हैं और ये हमारे रशिया से हैं, ये दोनों बताओ। चलो ये कहाँ कहाँ से दोनों, ठीक है। आई होप यू आपको पता ही होगा ये, ठीक है। चलो ये भी मुझे नहीं पता, ये बताओ ये कहाँ से हैं, ये भी कहाँ से, ये भी बताना, ठीक है। सो इन द आफ्टर, मतलब वही है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 नेशंस में डिवाइड हो गई, या फिर 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, 2 कैंप्स में डिवाइड हो गई, 2 डिस्टिंक्ट कैंप में डिवाइड हो गई। जो कि पहले अंदर था US के अंदर, फिर दूसरा था USSR के अंदर, ठीक है। इसको हम USSR भी बोलते हैं और इसको हम USA भी बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है, देख पा रहे हैं आप, NAM चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं, नाम, ठीक है। नाम का सिंबल ये है, इसको याद कर लेना, अगर आप CUT में तो सिंबल भी आ सकते हैं। और ये 5 प्रिंसिपल्स है ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम के, ठीक है। आप इसको एक एक करके देख लेना, आपको PDF में मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। वीडियो हाई क्वालिटी में ही डलती है जिससे कि कोई रीडिंग करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, बाई चांस PDF नहीं मिलती है। PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम की चैनल की लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो अब यहाँ से आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नॉन अलाइनमेंट अप्रोच। द कोल्ड वॉर एरा मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ global political, economic and military conflict between the 2 blocks led by the superpower the US and the USSR, ठीक है। कोल्ड वॉर एक ऐसी मार्क था, ऐसा धब्बा था, फिर धब्बा तो नहीं बोलेंगे, मार्क बोलेंगे, धब्बा समझ जाना, धब्बा भी मार्क ही होता है, ठीक है। एक तरीका ऐसा निशान था जिसमें कि हमारे शुरू हो गया था ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। किस किस के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते, बट हाँ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते अपने मतलब कि आइडियोलॉजी को सुपर दिखाने के लिए। किस किस में होता है, USA और USSR में, ठीक है। एज वेल एज इन अदर डोमिनेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, साथ ही साथ अलग अलग डोमिनेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच में भी हुआ था, ठीक है। जो इंडियन लीडरशिप थे, इंडियन के लीडर थे, इंडिया के लीडर्स थे, इज़ ऑन द ट्रैक टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। बस इंडिया भी नया नया ताजी इंडिपेंडेंट हुआ था, तो वो नहीं चाहता था हमारे इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। और बताओ कोल्ड वॉर कब से स्टार्ट हुआ था, बताओ फटाफट से, कोल्ड वॉर कब से स्टार्ट हुआ था? कोल्ड वॉर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकंड कब तक हुआ था? 1939 से 1945, राइट? एम आई राइट? कमेंट में करके मुझे कंफर्म करो, ठीक है। यही टाइम पीरियड है, नहीं है? ओके। सो 1947 के बाद हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और ये कब तक चला था? ये 1991 तक चला था, ठीक है। सो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसको यही था, उसको इन सब चोचलेबाजी में नहीं पड़ना था। उनको सिर्फ इंडियन के लीडर्स को अपना नेशनल इंटरेस्ट दिख रहा था, तो उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट दिख रहा था, उनको उसकी ही पड़ी थी, सिर्फ उसको ही हासिल करना था, ठीक है। यहाँ पे इंडिया हुआ था इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिया को नहीं जाना था किसी के साथ, इंडिया डोंट वांट टू गो एनीवेयर, इनको सिर्फ क्या करना था? परस्यू नेशनल
इंटरेस्ट, क्यों नेशनल इंटरेस्ट चाहिए था? क्यों नेशनल इंटरेस्ट चाहिए था? क्योंकि जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट इसलिए चाहिए था क्योंकि जो हमारी जवाहरलाल नेहरू थे, पहले हम देख लेंगे कैरेक्टर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उन्होंने परस्यू किया क्या, फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द 1946 टू 1964, तो इसका उल्टा कर लो, 64 का 46, 46 का 64। द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव जो कि नेहरू चाहते थे कि फॉरेन पॉलिसी में होनी चाहिए, वो थे हमारे सेफ गार्ड, उन एक सुरक्षा करना सॉवरेनिटी की, जो कि हमने बहुत मुश्किल से कमाई थी, बहुत हार्ड अर्न थी, ठीक है। प्रिजर्व करना हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कि मतलब कि हमारे स्टेट्स हैं, जो कि हमारी टेरिटरीज, उनको एक साथ बनाए रखना। तीसरा था यानी मतलब कि बनाए रखना इन द सेंस कि बाहर की कोई कंट्री ना जाए। फिर वो कहते हमारा पार्ट है, ये तो हमारा पार्ट था, ये हमारा पार्ट था, हमें दे दो। नहीं, ऐसा नहीं, इसको भी प्रिजर्व करना था, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी से, है ना, पॉलिसी में, ठीक है। सारे थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू जी के। प्रमोट करना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगा जब तो डेवलपमेंट होगा। सो क्या है, ऑल्दो मैनी इंडियन लीडर्स वांटेड इंडिया टू परस्यू द प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, नेहरू वांटेड टू अचीव दिस फॉरेन पॉलिसी गोल्स थ्रू द एलाइड स्ट्रेटजी। एलाइड यानी मिक्स्ड बोल सकते हैं ना, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। बहुत से जो इंडियन लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो हमारी इंडिया है वो परस्यू करे, यानी वो अकॉर्डिंग टू यूएस फॉरेन पॉलिसी चले, है ना। बट नेहरू चाहते थे कि भाई जो इंडिया पॉलिसी है वो एक मिक्स्ड चले, यूएसएसआर से भी चले और यूएसए से भी चले, उसका कुछ लेकर उसका कुछ लेके, फॉरेन पॉलिसी इसकी थोड़ी सी ले लें, इसकी थोड़ी सी लेके, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ कैंप्स, और ये भी चाहते थे कि कुछ लीडर्स की कुछ डिस्टेंस बना के रखें, उस कैंपस में ना घुसें किसी भी कैंप में। द यूएस एंड द यूएसएसआर, इसको हम बोल सकते हैं यूएसएसआर, ठीक है, वांटेड इंडिया टू स्टे अवे फ्रॉम द म्यूचुअली लीडिंग मिलिट्री अलायंस। क्या था, यूएस और यूएसएसआर चाहते थे कि इंडिया दूर रहे इस सारे मिलिट्री अलायंसेस से, क्योंकि अमेरिका वैसे भी खुश नहीं था इंडिया के इंडिपेंडेंस जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने उठाए थे, है ना। अब ये एलिनाज पॉलिसी है, वो बताना मुझे कमेंट में क्या है, वैसे आपकी इस सिलेबस का तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे लिख दिया गया था बाय मिस्टेक। इन द 1950s इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंस ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशूज़। 1950s में इंडिया ने 1950s में यानी इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल गई, उसके बाद इंडिया ने अलग अलग इंटरनेशनल इश्यूज़ पर अपने मतलब कि आवाज़ उठाई, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, आवाज़ उठाई। कुड सीक हेल्प, और हेल्प भी करी उनकी, एंड असिस्टेंस भी दिया, उनकी मदद भी करी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ टू पावर ऑफ ब्लॉक, मतलब कि ऐसा कि किसी पावर ब्लॉक में नहीं करा और उन्होंने अपना ही बुला दिया एक, ठीक है। हो सकता था कि इंडिया का एटीट्यूड कुछ ऐसा था इंडिपेंडेंस के बाद कि उनको यूएसएसआर के साथ ज़्यादा अच्छे टाई हो गए थे, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से, जो कि अब आगे जानेंगे, ठीक है। बट उससे क्या हो गया था, यूएसए की सेंटिमेंट्स को हर्ट हो गया था। दस देयर वॉज अ मच टर्मोइल, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई इन द इंडो यूएस रिलेशंस में, बर्बाद हो चुका था एकदम रिलेशन, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा बर्बादी शुरू हो गई थी, है ना, रिलेशन का 1950s में। अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 3, एफ्रो एशियन यूनिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस पर पता है CUET में तो ऐसा कोई है नहीं, क्वेश्चन तो आए ना, इसमें तो आता ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग साउंड वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। द नेहरू एरा मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड द अदर न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। स्टेट्स यहाँ पे मतलब क्या है, कंट्रीज़ इन द एशिया एंड द अफ्रीका। जो नेहरू का टाइम पीरियड था वो मार्क करता है, एक साइन है इस्टेब्लिश, मतलब कि ऐसे रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया हमारी इंडिया ने, और इंडिया के साथ साथ कुछ नई नई इंडिपेंडेंस कंट्री ने, एशिया की और अफ्रीका की। अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेहरू इंडिया होस्टेड द एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन द मार्च 1947, ठीक है। नेहरू के लीडरशिप के अंडर में इंडिया ने होस्ट किया एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस मार्च 1947 में। इंडिया सपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, इंडिया सपोर्ट करती है प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। एक तो होता है कॉलोनाइजेशन, जिसमें कि कोई बाहर का आया व्यक्ति हम पर ही धौंस जमाता है, जैसे कि आप मान के चलिए ये आपका घर है, आपको कॉलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन का मतलब बता दूं, ये आपका होम है, ठीक है, ये आपका घर है, आपका कोई दोस्त आता है, ये आपका दोस्त है, ठीक है, और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं घर में आप बैठे हुए हैं,
ठीक है, पहले घर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। छोटे से घर में तुम दोनों आ नहीं पाओगे, है ना, आप लोग आ नहीं पाओगे, अब तो दोस्त। ठीक है, क्या है, होम है, आपका होम, आपका घर ही लिख देते हैं, योर्स, योर हाउस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप टीवी देख रहे हैं आराम से बैठ के, टीवी है ये, और यहाँ पे आप बैठे हैं ओगी अंदर कॉकरोचेस की तरह। ठीक है, टीवी देख रहे हैं आप लोग, तो क्या है, हाथ में पिलो ले लिया और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, आपका दोस्त आता है अपने आपके घर में, घर के अंदर आ गया दोस्त, और वो बुलाता है आवाज़ देके, हे बाहर आ। अब आप बाहर जाओगे। ठीक है, बाहर जाने के बाद क्या होगा, आपका दोस्त, यही आप हैं, यू। ठीक है, आप, ये आपका दोस्त आपसे कहेगा चल मेरे चाय लेके आ, चल यहाँ की सफाई कर, यहाँ से गंदा हो गया, चल ये कर, चल वो कर। यानी आपके घर में आके आप कोई नौकर बना दिया। वैसे ही आप यहाँ पे दोस्त को मान लो ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स, और इसको मान लो यू को इंडिया। ठीक है, और ये क्या है हमारा, आपका घर क्या है हमारा, इंडिया, ये पूरा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, जस्ट एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं पहले एग्जांपल देख के बताता तो आपको समझ में नहीं आता, अब समझ में आ गया। यूँ डीकोलोनाइजेशन और कोलोनाइजेशन का मतलब, इंडिया सपोर्ट करता था भी कोलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसका अपोजिट यानी डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए, इन अपोज रेसिज्म, और रेसिज्म को अपोज करता था, काले गोरे का फ़र्क को बिल्कुल उसके अपोज था पूरी तरीके से। स्पेशली रेसिज्म इन द साउथ अफ्रीका, स्पेशली साउथ अफ्रीका में जो होता था उससे तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपोज हुआ था। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द बेंडंग, तो कोई यही था जो मैं बता रहा था, ये याद रखना। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, सॉरी थोड़ा सा नीचे से हटा दूँ, कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, मैं इसलिए इसको डार्क डार्क लिख रहा हूँ, बेंडंग, इंडोनेशिया। बेंडंग कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। याद रखना बेंडंग कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। ऐसे ही मिलता जुलता एक और नाम आएगा, याद रखना कहाँ पर, याद रखना इंडोनेशिया में, बेंडंग इंडोनेशिया। इन 1955 इज़ नोन एज, 1955 में बेंडंग इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको क्या बोलते हैं हम, बेंडंग कॉन्फ्रेंस। याद रखना क्या बोलते हैं उसको, बेंडंग कॉन्फ्रेंस। इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, देखो भैया फिर को नहीं बताया हमें। एंड मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ द नॉर्थ अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, 1955 के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये पता चला कि हमने एक नया ब्लॉग बनाया हुआ है हमारा नाम, जिस जो कि किसी में अपने में देखेगा बस। ठीक है, एफ्रो एशियन यूनिटी, वही है, सेम टॉपिक। द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड 1961 सितंबर में। देखो बेलग्रेड और बेंडंग दोनों याद रखना, 1961 में फर्स्ट समिट हुई थी। यहाँ पर है जगह नहीं है, चलो यहीं पे लिख देते हैं, फर्स्ट समिट बेलग्रेड में, है ना, और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी हमारी, बेंडंग में, बेंडंग कॉन्फ्रेंस। और एक कहाँ पे हमारे, इंडोनेशिया। याद रखना कॉन्फ्रेंस और समिट ये हुई थी 1961 में, और ये हुई थी हमारी 1955 में। याद रखना प्लीज़ प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या आपको पता है अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, द पॉलिसी ऑफ नॉट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस फॉर्म ड्यू टू द कोल्ड वॉर। कोई भी ऐसी पॉलिसी जो कि ज्वाइन नहीं करती एनी मिलिट्री अलायंस, जो कि फॉर्म हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान या फिर कोल्ड वॉर के दौरान या फिर वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर ऑफ अ कंट्री। ऐसे इंटरेक्शन जिससे कि डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है। डोमेस्टिक लाइक जो इंडिया के अंदर का है सामान, और जो इंडिया के बाहर का सामान, उन दोनों का लेन देन होता है, वो होता है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अब आता है पंचशील, जो कि भी आने वाला है आगे। द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विल बी साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। पंचशील कब साइन हुआ था, 1954 में। याद रखना 1954
CUT एस्पिरेंट्स प्लीज़ बी केयरफुल। क्या आपको पता है कि बेंडंग कॉन्फ्रेंस क्या था? एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था इन बेंडंग 1955 में, टू स्टेब्लिश इंडिया इंगेजमेंट विद नाम विद एंड एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। NEFA क्या होता है? द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एजेंसी हैज़ known a lot about the state of Arunachal Pradesh since 1960s। NEFA नेफा क्या होता है हमारा? नेफा, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज नेफा? नेफा इज अ नॉर्थ, मुझे बताना इसकी फुल फॉर्म सही है नहीं सही है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, आई नो स्पेलिंग थोड़ी सी, ओह शिट, फ्रंटियर एजेंसी। ये किसको बोला करते थे? ये बोला करते थे अरुणाचल प्रदेश को बोला करते थे, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। एक बात याद रखना, यहाँ पे पहले क्या है? पीस, पहले यहाँ पे पीस दे रखा है, फिर कॉन्फ्लिक्ट दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है चाइना। इसका मतलब क्या है? देखो, आपका पहला तो टॉपिक ये है, जस्ट अ सेकेंड बताऊंगा, चलो आगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं, उसका देखेंगे। यहाँ पे क्या है? पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। पहले शांति थी, फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ, ठीक है, इसका ये है। और वो कैसा है? चाइना पाकिस्तान के साथ कैसे होगा? वॉर एंड पीस। पहले वार हुए थे, वार पे वार हुई थी, फिर शांति हो गई थी, और यहाँ पे पहले शांति थी, फिर वार हुआ था, ठीक है, ऐसे था, दोनों थोड़ा सा एक दूसरे अपोजिट। सिंस इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, हाँ, हालांकि इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज करी थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जो भगवान पे नहीं बिलीव करती है, वो सिर्फ डेवलपमेंट पे बिलीव रखती है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ डेवलपमेंट 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 सिर्फ, ठीक है। मतलब नास्तिक होते हैं ना जो भगवान को नहीं मानते, वो एकदम उनके कम्युनिस्ट ग्रुप उनका होता है। अगर आपने इंग्लिश का वो वाला चैप्टर पढ़ा है, कौन सा, जिसमें मतलब कि बहुत से ड्रामाज होते थे, एक्टिंग होते थे, क्लास 12th में, आप बताना कौन सा चैप्टर रखा है इंग्लिश का, ठीक है। थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे वो चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। जस्ट अ वेट, मतलब कि जिसमें एक इंग्लिश में मतलब कि है ना, थोड़ा सा, लो बोलो, छोड़ो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में आप थोड़ा सा, वैसे है तो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट, उसमें पता है ना, इंग्लिश में अच्छे से दे रखा है कि इंग्लिश कम्युनिस्ट का क्या मतलब होता है, जो कि भगवान को नहीं मानते। जैसे कि वो अपने मतलब कि फादर होते हैं, वो अपने बच्चों को ही मार सकते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमने पैदा किया, कि हम क्यों नहीं मार सकते उनको, ये मतलब ये सारा होता है इसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, बहुत अजीब अजीब से रूल्स होते हैं, ठीक है। वो है ना, पैन केक वाला चैप्टर है, पैन केक, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा वो वाला चैप्टर का नाम क्या है, मेरे छोटे दिमाग से बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। उसमें पता है शब्बू था, शुब्बू शुब्बू, वो वाला चैप्टर, शुब्बू वाला चैप्टर, जिसमें एक एक्टर था, उसके मतलब कि दिमाग में बहुत से आइडियाज़ आते रहते थे, एक सेकंड के अंदर वो मतलब कि चूहा और टाइगर था, जो रेड और टाइगर को, रेड टाइगर के बच्चों को फीड करता है, फिर ऐसा कुछ था, खैर जो भी था। सिंस इंडिया ऐसी कंट्री थी जो कि इस चीज़ ने रिकॉग्नाइज करी थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया बिगेन द इट्स फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना। इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपनी फ्रेंडली रिलेशन रखा चाइना के साथ इंडिपेंडेंट के बाद, ठीक है। देखो ये इंडिया का, ये हमारा चाइना का है। सम ऑफ नेहरूज एलाइज लाइक वल्लभ भाई पटेल, एलाइज यानी फ्रेंड बोल सकते हो, फ्रेंड यानी कलीग्स बोल सकते हो। कुछ नेहरू के दोस्त जैसे कि वल्लभ भाई पटेल वर वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ चाइनीज इन्वेजन, बट नेहरू फेल्ट दैट इंडिया वॉज अनलाइकली टू फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। देखो, नेहरू जी थे, वो कहते थे नहीं, कोई चाइना हम पे इन्वेड नहीं करेगा, हम पे हमला नहीं करेगा, बट चाइना ने किया।
पर वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी फ्यूचर में ऐसे तो ये है कि चाइना इन्वेड तो करेगा, हमला तो करेगा ही करेगा, अटैक तो करेगा ही करेगा। वल्लभ भाई पटेल सही कहते थे पर नेहरू जी नहीं सुनते थे उनकी। नेहरू जी बोलते थे हमारा चीनी हिंदी चीनी भाई भाई, पर वल्लभ भाई पटेल उनको समझाते समझाते थके पर उन्होंने नहीं सुनी। फिर आखिर में उन्होंने वार किया ही चाइना वालों लोगों ने, ठीक है। तो नेहरू जी बोलते थे ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाइना, वो भी चाइना इंडिया पे वॉर करे, अटैक करे, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नेहरू जी बोलते थे। पर वल्लभ भाई पटेल इसके अपोज थे। वल्लभ भाई पटेल बोलते थे भैया एक दिन तो ऐसा होगा फ्यूचर में कि चाइना इन्वेड करेगा इंडिया पे। इन्वेड का मतलब होता है, इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, ठीक है, अटैक। अब आता है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, वही वाला था पंचशील जो हमने पढ़ा, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिससे कि 5 ऐसे प्रिंसिपल जिससे कि नहीं आप हम को कुछ बोलेंगे, नहीं हम आपको कुछ बोलेंगे, आपके पर्सनल इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। रहने सहने के, पीसफुल रहने सहने के ऐसे 5 प्रिंसिपल। पंचशील एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना जोहू एनलाई on 29th April 1954 is a step towards a stronger relationship between the two. 1954 29 अप्रैल को जवाहरलाल लाई और नेहरू जी के बीच में एक एग्रीमेंट पास होता है जो होते हैं हमारे पंचशील एग्रीमेंट, जिसमें कि दोनों के बीच में अच्छी खासी स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाने की बात की गई थी। पंचशील 5 प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस between India and China 29 April 1954 a strong step towards friendship and relations. India, just a second, इंडिया और चाइना, देखो भैया एक चीज़ आपको आपके दिमाग से निकलवा दो बिल्कुल, ये इंडिया है यहाँ तक, ठीक है, ये चाइना है। आपको लगता हो ये पूरा चाइना है ना, ये आपको लग रहा हो तो ये चाइना पूरा, नहीं ये चाइना नहीं है, चाइना सिर्फ ये है, यहाँ से है मतलब, ठीक है, क्योंकि ये तो तिब्बत है ना। ये कब की बात हो रही है, 1950s की बात हो रही है, 1940s to 50s की बात हो रही है, 40s to 1950s की बात हो रही है, ठीक है। हाँ बस अभी देखा जाए तो अभी पूरा ही चाइना है, बट अभी 2023 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पूरा चाइना है ये, बट ये बात की जा रही है हमारी 1940s to 1950s की थी, ठीक है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द न्यू चाइनीज गवर्नमेंट इन द कम्युनिस्ट फॉर्म एट द UN यूनाइटेड नेशंस टू मेक अ फ्रेंडली मूव आफ्टर द चाइनीज़ रिवॉल्यूशन 1949। चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें कि हमारा चाइना इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में, ठीक है, और इंडिया ने सपोर्ट किया न्यू चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है। फिर क्या था, इंडिया एंड चाइना बिगेन टू फाइट अगेंस्ट चाइनीज़ ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत, मतलब कि इंडिया और चाइना की युद्ध शुरू हो गए जब से चाइना ने ऑक्यूपाई करा था तिब्बत को, ठीक है। एंड ऑल्सो सप्रेस तिब्बतियन कल्चर, क्योंकि जब चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था तिब्बत के कल्चर को, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इंडिया वाले लोगों को, इंडिया के जो लीडर्स थे उनको अच्छा नहीं लगा कि वो दूसरों के कल्चर को क्यों सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। चाइना क्लेम्स डेट अक्साई रीजन एंड नेफा, अक्साई रीजन कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर का, और ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, इन द इंडियन टेरिटरी, इंडिया टेरिटरी का। चाइना ये भी कहता है कि अक्साई रीजन है जो, अक्साई चीन बोलता है इसको, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख की साइड, लद्दाख में सॉरी, अब लद्दाख में जो अक्साई चीन है वो कहता है कि ये हमारा पार्ट है, चाइना बोलता है, और नेफा भी हमारा पार्ट है। इंडियन टेरिटरी का जो भी ये दोनों पार्ट है वो चाइना के, चाइना बोलता है, तो बोलने को कुछ भी बोल सकता है। विच डेस्पाइट नॉर्दर्न रिप्लाइज एंड नेगोशिएशन हैव नॉट बीन रिजॉल्व एंड प्रोमोटेड इंडिया टू जॉइन द कॉन्फ्लिक्ट। जो वल्लभ भाई पटेल का मानना था वो हो गया सच, ठीक है। बात करने के बावजूद भी इंडिया और चाइना के बीच में रिजॉल्व कुछ नहीं हुआ, तो इंडिया को भी मजबूरन
कॉन्फ्लिक्ट में कूदना पड़ा, ज्वाइन करना पड़ा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब तिब्बत क्या है, अब तिब्बत अ प्लेट्यू इन, जो प्लेट्यू पढ़ सकते हैं इसको प्लेटू पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको प्लेटू पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको प्लेट्यू पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको प्लेटू पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखा रहे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करिए। खैर, द प्लेट्यू इन सेंट्रल एशिया has historically been one of the main problem causing tension between India and China। जो तिब्बत था, तिब्बत ऐसा रीजन था जिसमें कि टेंशन पैदा कर दी इंडिया और चाइना के बीच में। आफ्टर 1954 पंचशील एग्रीमेंट, इंडिया एक्सेप्टेड चाइनाज क्लेम ऑन तिब्बत। देखो 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, उसके अंदर क्या था, एक ऐसा प्रिंसिपल था, आई थिंक आगे भी आएगा, कि आप हमारे कंट्री के मामलों में, इश्यूज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडिया वालों ने, चाइना वाले इंडिया के में करेंगे, ठीक है। बट इंडिया वालों ने इंटरफेयर किया, ठीक है। उसी के चक्कर में चाइना वालों का दिमाग फिर गया। इन 1959 इंडिया ग्रांटेड asylum to the Dalai Lama, a Tibet spiritual leader, which damaged relationship between the two countries। दलाई लामा वही व्यक्ति था जिसने कि स्पॉइल कर दिया, डैमेज कर दिया था चाइना एंड इंडिया का, दोनों का रिलेशन बर्बाद करके रख दिया था। वो थे दलाई लामा, जो कि स्पिरिचुअल लीडर थे कहाँ के, तिब्बत के। इंडिया ने, क्योंकि उनको एक जगह दी थी रहने के लिए, आपको अगर पता होगा उत्तराखंड में एक जगह है, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में, मुझे कंफर्म करके बताना, एचपी में फिर यूके में, वो है हमारा धर्मशाला। धर्मशाला एक जगह का नाम है, ठीक है। धर्मशाला एक जगह का नाम है जहाँ पे कि इंडिया ने उनको एक रहने की जगह दे दी थी, और फिर उससे ही जाके चाइना का दिमाग फिर गया। अब आता है चाइना का इन्वेजन 1962 का। चाइना एनेक्स्ड तिब्बत इन 1950। चाइना ने हासिल कर लिया तिब्बत को 1950 में, रिमूव कर दी ऑल हिस्टोरिक बफर बिटवीन द टू कंट्रीज़। जितनी भी बफर थी, मतलब कि जितनी भी रुकावटें थी, सारी हिस्टोरिक रुकावटें सारी हटा दी दो कंट्रीज़ के बीच में से। द दलाई लामाज इशू हैज़ बीन फ्लूड द फायर। जो दलाई लामा का जो इशू था, उसने क्या बोलते हैं, आग में घी डालने वाला काम करा, ठीक है। चाइना क्लेम्स 2 टेरिटरीज इन इंडियन टेरिटरी। चाइना ने ये भी माना कि इंडियन टेरिटरी में जो 2 टेरिटरी हैं वो हमारी चाइना की हैं। जो कौन सी थी, अक्साई इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर रीजन, एंड टेरिटरी इन द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नेफा, जो कि है हमारा आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। सो देखो, जो हमारे क्या कहते हैं वल्लभ भाई पटेल थे, उनका ये मानना था कि देखो चाइना ऐसा है, वो है ना, पहले तिब्बत को अपने अंडर में ले लेगा, है ना, फिर इंडिया के पास तो आ ही जाएगा वो कैसे ना कैसे। ये पटेल का मानना था ये। बट जो नेहरू जी थे, पटेल जी थे, जो नेहरू जी थे, उनका ये मानना था, नेहरू जी का, चाइना तो कभी इंडिया पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले उसको तिब्बत को क्रॉस करना पड़ेगा, तिब्बत आसानी से आएगा नहीं बीच में, है ना। सो चाइना को थोड़ा दूरी रहना पड़ेगा, पहले चाइना को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर हिमालयास को, है ना, फिर हमारे इंडिया की तरफ बढ़ पाएगा। ऐसा नेहरू जी का मानना था। पर क्या हुआ, इंडिया ने, सॉरी चाइना ने इस सब को तो नहीं, इस सब को अपने अंडर ले लिया। हिमालयास का तो खैर यहाँ पे इतनी राय में उनका कुछ है ही नहीं लेना देना, इतनी राय में तो जितने में इन्होंने बोल दी ये हमारा पार्ट है, हमारा पार्ट है। तो नेहरू जी की जो बात थी एकदम गलत गई, पटेल जी के जो सोचना था, जिसके लिए वो चिंता करते थे, वो हमारी बात सच हो गई, ठीक है। सो क्या है, चाइना लॉन्च अ रैपिड एंड लार्ज स्केल इन्वेजन ऑफ द 2 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज इन द अक्टूबर 1962। अक्टूबर के 1962 में चाइना ने लॉन्च करा रैपिड और लार्ज स्केल इन्वेजन, हमला कर दिया भैया इंडिया पे,
कि जो हमारी टेरिटरी है उसको वापस दो, वैसे होना पर वापस दे दो उनकी। द चाइना वॉर हैड टर्निश्ड इन इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। चाइना के वॉर में इंडिया की जो इमेज थी एकदम ख़राब करके डाल दी, एकदम इतनी नीचे गिरा दी चाइना वालों ने, इतनी नीचे गिरा दी चाइना वालों ने, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दी, क्योंकि इंडिया हार गई थी चाइना से। क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको सिर्फ यही था चाइना हम पर वार नहीं कर सकता, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही क्या। द सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट एंड द सीनो मतलब चाइना मतलब चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन लेड टू इरकॉन्सिलेबल डिवीज़न विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। मतलब कि जो सीपीआई थी इंडिया की उसमें भी डिवीज़न हो गया। अब वो कैसे कैसे डिवाइड हो गई वो हम आपको बताएंगे आगे स्लाइड्स में। द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन विद इन द सीपीआई एंड द forged closer ties with the Congress. Soon after independence, the dispute with Pakistan over the Kashmir dispute began. अब क्या, ये हमारा चाइना वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब क्या नेक्स्ट पार्ट, वॉर एंड पीस विद चाइना। और इसमें क्या था, देखिए आपको दिखाऊँ एक बार, जस्ट सेकेंड, कितना पीछे जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। पहले शांति थी, छोड़ो, पहले क्या थी, शांति थी, फिर युद्ध हो गया, और अब क्या है, पहले युद्ध हो गया, अब शांति है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे पहले वार हुआ, फिर शांति हुई विद पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस के बाद में ही जो डिस्प्यूट था पाकिस्तान का ओवर कश्मीर डिस्प्यूट, वो स्टार्ट हो गया। इंडियाज पाकिस्तान इंडस बॉर्डर ट्रीटी साइन बाय द नेहरू एंड द अयूब खान, जनरल अयूब खान इन 1960। 1960 में ये सब साइन हुआ। क्या साइन हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी, CUET वाले ध्यान रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़, डेट्स लिख लेना कॉपी में ऐसे पॉइंट बना के लिख लेना, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी वाला ये सारी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे इस महीने में, ठीक है। 15 तारीख तक कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 20 तारीख तो हो ही जाएगा, ठीक है। सो देखो इन सबको लिख लेना, डेट्स को, कब हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, किस किस के बीच में साइन हुई थी, नेहरू एंड जनरल अयूब खान के बीच में साइन हुई थी 1960s में, ठीक है। हैज़ वर्कड वेल डिस्पाइट मैनी सेटबैक इन द इंडो पाक रिलेशन। इंडो यानी इंडोनेशिया नहीं, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और पाक यानी पाकिस्तान। वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, वही चल रहा है, ये हमारा पाकिस्तान का झंडा, और ये हमारा किसका है, हमारे प्यारे भारत का। इन अप्रैल 1965 के टाइम के, 1965 की बात चल रही है, पाकिस्तान लॉन्च एन आर्म ऑफेंसिव इन द रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। 1965 में पाकिस्तान ने एक लॉन्च कर दिया आर्म ऑफेंसिव इन द रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, फॉलोड बाय एन इन्वेजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त सितंबर। पाकिस्तान ने एक जंग छेड़ दी, वहाँ पे आर्म ऑफेंस कर दिया, मतलब कि वहाँ पे आर्मी को छोड़ दिया रन ऑफ कच्छ रीजन में गुजरात के, जो कि इन्वेड कर किसके लिए था, फॉलोड बाय द इन्वेजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द अगस्त सितंबर। ये था रन ऑफ कच्छ, कब की बात है ये, 1965 की, यानी 1964 में नेहरू जी की डेथ हो चुकी है। 1965 में कौन है हमारे, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं, जो कि 2 साल ही रहते सिर्फ। मतलब ये इधर हमारा इंडिया है, इंडिया का गुजरात वाला पार्ट है, ठीक है, ये राजस्थान है, ठीक है। ये क्या है हमारा गुजरात, सॉरी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इंडिया का मैप बना सकूँ, क्योंकि मेरा भारत महान है,
इतनी महान चीज़ को कोई नहीं बना सकता, ठीक है। ये मतलब कि ये क्या कह सकते हैं, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मान लो ये हमारा इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ओ शिट, थोड़ा बहुत लग रहा है इंडिया, खैर पहले ज़रा लग रहा था, अब भी ऐसे ही हो गया। ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा गुजरात है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के एरिया से क्या करा, आर्मी भेज दी, और जो जितनी भी आर्मी थी यहाँ पे भटक गई कि यहाँ पे आएंगे लोग, ठीक है। बट जो मेन यहाँ पे नहीं था अटैक, मेन अटैक यहाँ पे था जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए करा था, और जम्मू कश्मीर में अपने उन्होंने क्या भेज दिए थे, अपनी आर्मी भेज दी थी आगे, ठीक है। बट क्या हुआ था आगे बताऊँगा मैं। द एनमिटी एंडेड with the intervention of the United Nations. Is it done? Yes. The Tashkent Agreement, mediated by the Soviet Union in the January 1966, was signed by the Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri ji, and the General of Pakistan, Ayub Khan. ठीक है, मैं बता रहा था कि शास्त्री जी ने ऑर्डर दिया, और ये लोग यहाँ के लाहौर तक पहुँच गए थे। हमारी आर्मी लाहौर तक घुस गई थी बिल्कुल, बस मारा ही नहीं था लोगों को ना, मार देते एक ऑर्डर मिलने पे, ठीक है। तो यहाँ से सारी आर्मी चली गई, ये यहाँ से आदमी चले गई। अभी तो भाई मूवी बाकी है, यहाँ पे आएगी जो बांग्लादेश की, ठीक है। उसको ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार है। हंसना मत पाकिस्तान की पागलपंती पे जो उन्हें चूतियापा करा, ठीक है। In the dramatic international politics of the 1970s, East and West Pakistani ruler were reluctant to accept democratic decision. जो मतलब कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के थे, ईस्ट के कौन थे हमारे बांग्लादेश वाले, और वेस्ट के कौन थे हमारे अयूब खान, जो कि हमारा इधर अभी पाकिस्तान है, और जो ईस्ट वाला कौन सा, जो अभी हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। वो एक दूसरे के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ करते थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, वेट। हाँ, इज़ इट फाइन राइट। हाँ, तो वो एक दूसरे के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ करते थे। ड्यूरिंग 1971 इंडिया हैड टू बेयर द बर्डन, सॉरी बच्चों एक चीज़ रह गई, मैं कह रहा था ये सारे जो सॉरी जस्ट थोड़ा सा आगे वाला भूल जाओ जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ, ये पहले बात इसको कंप्लीट कर लो, मैं भूल गया इसको बताना कि जो हमारा 1965 में वार हुआ था, उस सबको शांत करने के लिए कैसे शांत हुआ, जब यूएन ने इंटरवेट किया, मतलब कि उनके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आ गया, ठीक है। जब ये हमारे टास्क यहीं पे रुक गया, फिर उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ, वहीं पे रुक गया। फिर एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया। किसने साइन किया, कौन इसका मीडिएटर था, उसका मीडिएटर था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन नहीं, रशिया 1966 में, जनवरी 1966 में वो क्या किया गया था, एग्रीमेंट साइन। ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था, शास्त्री जी एंड अयूब खान के बीच में। सिर्फ यही था। उसके बाद 1966 में ताशकंद में ही उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ताशकंद कहाँ पे आपको कहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि ताशकंद वगैरह कहाँ पर है, ठीक है। सो मैं ये बता रहा था, इन द ड्रामेटिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ 1917 ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो रूलर्स थे वो एक दूसरे के डिसीजन पे, डेमोक्रेटिक डिसीजन पे एक्सेप्ट करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, एग्री नहीं करते थे, सेटिस्फाई नहीं हुआ करते थे। ड्यूरिंग 1971 India had to bear a burden of about 8 million refugees who migrated to East Pakistan and took refuge in the neighboring India. 1971 में इंडिया ने बहुत बड़ा बर्डन झेला, क्योंकि 8 मिलियन लोग थे बांग्लादेश से इंडिया में आ गए थे, एक रिफ्यूजी लेके, यानी एक लाचार लोग बन के इंडिया में आके रहने लग गए थे। आफ्टर द मंथ ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री फोर्सेज, a full-scale war broke out between India and Pakistan in December 1971. 1971 में ये सारा
एक फुल स्केल वॉर छिड़ गया, ठीक है। और कुछ महीनों ही बाद ही, मतलब कि क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे, जस्ट सेकंड, 1971 में ही मतलब कि बर्डन झेलना पड़ा। फिर उसके कुछ महीने बाद, हाँ उसके कुछ महीने बाद क्या हुआ था, फुल इसके बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ गई थी, मिलिट्री फोर्स से रिलेटेड टेंशन बढ़ गई थी। तो एक फुल स्केल वॉर छिड़ गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971, ठीक है। ऑन जुलाई 3, 1972 द शिमला एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। याद रखना अभी शिमला एग्रीमेंट क्या है। शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था किसके बीच में, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था किस किस के बीच में, इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1972 में। इंडिया एंड पाकिस्तान clashed in 1965 over the Pakistanis intense armed struggle in initiatives on Kashmir issue। इंडिया और पाकिस्तान का जो क्लैश था, युद्ध था, 1965 में ही ये हो गया था, ठीक है, कश्मीर इशू पे। द यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंड एंड द टू साइंड ताशकेंत एग्रीमेंट 1966 टू द रेक्टिफाई द सिचुएशन को सॉल्व कर सकें, सारा ये सब करा गया, ठीक है। बट द 1965 वॉर एक्सरबेटेड इंडियाज़ ऑलरेडी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। 1965 में जो वार हुआ था वो उसने ही दिमाग ख़राब कर दिया था इंडिया का, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास ज़्यादा वो रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट इट्स डिज़ायर टू ग्रो इनटू द इम्पोर्टेंट रीजनल पावर which was reflected in the conflict between the East and West Pakistan during 1971 Bangladesh War, and India supported for the independence struggle in Bangladesh and Pakistani surrender। क्या हुआ था, ये जो 1965 में जो इंडिया ने वॉर, अच्छा इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था, उससे इंडिया नहीं उभर पाया था, क्योंकि भैया 1962 में एक वार हो चुका था ऑलरेडी, उससे ही नहीं निकल पा रहा था, थोड़े से क्राइसिस आ पड़े थे, ठीक है। उसके बाद 1965 में हो गया वॉर, फिर भी हमने झेला। फिर 1971 में एक और वार हो गया, जिसमें कि क्या हुआ था, बांग्लादेशी वॉर हुआ था। बांग्लादेश के में इंटरफेयर किया हमारे इंडिया ने, क्योंकि हमारी इंडिया को सपोर्ट करना था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को। वो चाहते थे कि बांग्लादेश भी इंडिपेंडेंट हो जाए, पाकिस्तान के चंबुल से छूट जाए, क्योंकि देखो अगर वो नहीं छूटता ना, अगर हमारा जो इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है। अगर बाई चांस फ्यूचर में अगर ये इंडिया इसमें इंटरवीन नहीं करता बांग्लादेश वाले में, तो हो सकता था कि एक आर्मी इधर से हमला करे, एक आर्मी इधर से हमला करे, एक आर्मी इधर से हमला कर रही है, क्योंकि इधर से तो भाई वो है, पानी सी है, ओशियन है, तो इधर से सेफ रहते, पर इधर से हमला चल रहे हैं, तो इंडिया कहाँ पे देखेगी, इधर देखेगी, इधर देखेगी, इधर देखेगी। तो उन्होंने कहा चलो इसके साथ तुम इसका हम साथ दे देते हैं और ये हमारे साथ रहेगा। बांग्लादेश इंडिया का भी फ्रेंड है और पाकिस्तान से उनकी नहीं बनती है, जिसमें कि 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ, जिसमें कि इंडिया ने हेल्प करी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलवाने में, और पाकिस्तानी लोग हार गए, क्योंकि जो पाकिस्तान लोग हार गए, क्योंकि इंडिया के लोगों ने, इंडिया की आर्मी ने चारों तरफ से बांग्लादेश को कवर कर लिया था, और पाकिस्तान वालों को नहीं पता था ये सब कुछ, क्योंकि कवर इसलिए कर लिया था इंडिया की आर्मी ने, क्योंकि बांग्लादेश वाले लोग खुद चाहते थे कि हमें जल्द से जल्द इंडिपेंडेंस मिल जाए, क्योंकि बांग्लादेश वाले लोग इंडिया के साथ थे, तो ये सब हो पाया, ठीक है। अनाउंस आर्बिट्रेरी सीज फायर, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द शिमला एग्रीमेंट, एंड ये सब कुछ रिटर्न पीस को रिटर्न लाने के लिए ऐसा सब किया गया। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, इन मई 1974 इंडिया कैरिड आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरन इन द राजस्थान। 1974 में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया पोखरन में इन राजस्थान। द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन द इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय होमी जे ने, याद कर लेना, होमी जे भाभा है इनका पूरा नाम, ठीक है। इन द लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ भाभा, मतलब CUET एस्पिरेंट्स ध्यान रखना ये सारी चीज़। 1974 में इंडिया ने कैरी किया था फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरन,
ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। 1987 1994 में हुआ था, 1974 में हुआ था, 1998 में हुआ था, जब भी देखते हैं। ठीक है, नेहरू ने अपोज किया न्यूक्लियर वेपन। नेहरू नहीं चाहते थे न्यूक्लियर वेपन रहे, और वांटेड इंडिया टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, और वो चाहते थे इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करे फॉर पीसफुल पर्पस, ओनली पीसफुल। न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रही, सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ला रहे हैं फॉर द पीसफुल पर्पस के लिए। हमें किसी पर डालना नहीं है, बट हमें एक पीसफुल पर्पस के लिए आना पड़ता नहीं, यानी जैसे कि ऐसा नहीं कि भैया चाइना के पास है, चाइना के पास है हमारा न्यूक्लियर वेपन है चाइना के पास, है ना, वो इंडिया पे ऊपर डाल दे। ठीक है, अब ये इंडिया के लोग तो हो जाएंगे घायल, अब इंडिया इसके ऊपर हमला कर देगा ये। ठीक है, तो क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड यार, तो क्या हुआ, इंडिया ने भी न्यूक्लियर एनर्जी बन गया, इंडिया भी न्यूक्लियर एनर्जी बन गया, न्यूक्लियर वेपन इसके पास भी है। अगर तुम फेंकोगे हम पे तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, फिर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात हो गई थी। अब 5 परमानेंट members of the UN Security Council have sought to impose the 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty on the rest of the world। जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस के, वो अपोज चले गए थे कि भैया किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, हमारे पास हैं तो हैं, और कोई नहीं बना सकता। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करो, कोई बनाएगा नहीं, बस हमारे पास हैं 5 लोगों के पास, उसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा। India has always considered the NPT Non-Proliferation Treaty to be discriminatory and refused to sign it। इंडिया हमेशा से ही कंसिडर करता है इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है इसमें, भाई हम नहीं करेंगे इसको साइन, और मना कर देता हम साइन नहीं करेंगे किसी कीमत पे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी है ये ट्रीटी, भेदभाव करो तुम लोग। अगर उन्होंने हम पे वार कर दिया तो, हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो इंडिया ने बना लिया अपना और साइन नहीं किया। ठीक है, इंडिया इस बात में चलो अच्छी निकल गई हमारी। India conducted a number of nuclear tests in, देखो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में, न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998 में, ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स एबिलिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पजेज। द नेहरू era conference on Asian relation in Asia and Africa, March 1947, the Indonesian War of Independence 1949, establishment relation between India and states through the colonial process, and participate in the Bandung Conference 1955 with the newly independent Asian African countries। इसमें कोई समझाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब बात ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी आती है हमारी समरी, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद समरी करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, और यहाँ पे जो समझाने वाली बात होगी वो समझा देंगे, फिर बाकी सबको स्किप करेंगे। इफ़ इंडिपेंडेंट के इमीडिएटली बाद ही इंडिया ने फेस करे 2 चैलेंजेस, वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। एडिशन में साथ ही साथ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया एंगेज होना इन द वर्ल्ड अफेयर एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट with a comprehensive context such as legacy of many international conflict left by the British, the pressure created by the partition and the eradication of the poverty को कम करना है, और जो भी प्रेशर किया गया है पार्टीशन के थ्रू उसको भी हमें संभालना है। India was born in the wake of World War II, so it was decided to maintain foreign relations to respect the sovereignty of other countries and in order to gain security by the maintaining peace। इंडिया कब बॉर्न हुई थी, जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म ही हुआ था, उसके कुछ ही टाइम बाद। ठीक है, सो ये डिसाइड किया गया थे जो इंडियन जो फॉरेन रिलेशंस हैं इंडिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ, वो क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा उन फॉरेन रिलेशंस के सोवेनिटी की और अदर कंट्रीज़ की, और साथ ही साथ गेन करेगा सिक्योरिटी बाय मेंटेनिंग पीस। ठीक है, टू दिस एंड इंडिया हैज़ लेट डाउन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द साउथ स्टेट इन द आर्टिकल 951। आर्टिकल 51 याद रखना, आर्टिकल 51 किसका है, आर्टिकल 51 of the Constitution of India। The foreign policy of the country is the interaction of domestic and the external factor। Pandit Jawaharlal Nehru was a major architect of Indian foreign policy with the goal of protecting India's sovereignty, pressure
preserving Indian territorial integrity and promoting the rapid economic growth. Hence, India adopted the name to stay away from the any military group. इंडिया का ये था कि किसी भी मिलिट्री ग्रुप में ऐड ना हो, उन्होंने बनाया था अपना एक नाम अलग ही सेपरेट। ठीक है, अब आता है हमारा MCQ टाइम जिसका कि आप लोगों को बहुत तरह से इंतजार होगा। आई होप इंतजार तो हो गई। सो अब करते हैं, टोटल होंगे 10, हो सकता है 10 में से किसी में कोई मिस टाइप हो गया हो, मिस प्रिंट हो गया हो कुछ भी। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रेशिज्म? रेशिज्म का मतलब क्या होता है? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन? नहीं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? हाँ बिल्कुल सही। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस? नो। ह्यूमन बिहेवियर? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है? बी। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना, ठीक है। इन विच ईयर द बैंडन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बताओ कब हुई थी? 1966 में, फिर 1955 में? चलो 1966 का ऑप्शन ही नहीं है खैर। क्या 1954 में हुई थी? नहीं। क्या 1966 में हुई थी? नहीं। क्या 1957 में हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। तो कब हुई थी भाई? 1955 में। तो 1955 का करेक्ट आंसर है। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना। मुझे कमेंट बताना आपके टोटल स्कोर क्या रहा। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। कौन कौन से ब्लॉक्स थे? USA और UK? नॉट एट ऑल। USSR एंड चाइना? ये तो था पर ये नहीं था। जापान एंड कोरिया? ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। USA एंड USSR? USA भी था, USSR भी था। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना। विच कंट्री वॉज बैंडन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन? किस कंट्री में बैंडन कॉन्फ्रेंस हुआ था? सूडान में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडोनेशिया में? हाँ हो सकता है। ब्राज़ील में? नॉट एट ऑल। ऑस्ट्रिया में? नहीं। सो आंसर इज इंडोनेशिया। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना। वाई डिड ब्रिटेन इन्वेड इजिप्ट इन 1956? ब्रिटेन ने क्यों इन्वेड किया इजिप्ट को 1956 में? क्योंकि इजिप्ट भी तो नाम का एक वही था मेंबर। तो बताओ क्यों, क्या सुइस कैनाल का प्रॉब्लम था? पॉसिबिलिटी है। सुझाव कैनाल का प्रॉब्लम था? नॉट आइडिया नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको काट ही देंगे। ऑन द पैनामा कैनाल इश्यूज़? नहीं। ये आपके, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। क्लास 12 की ज्योग्राफी और CUT की ज्योग्राफी है ना। सो ब्रिजिस कैनाल प्रॉब्लम? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सुइस कैनाल प्रॉब्लम में की वजह से ही ब्रिटेन ने इन्वेट किया था इजिप्ट पे 1956 में। इसका आंसर ए है। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना। द बेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? नॉन अलाइंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या बेस था? नॉन अलाइंग? सही है ये तो बिल्कुल। प्रमोटिंग द US ब्लॉक? ये US ब्लॉक को प्रमोट करना, तभी US के साथ नहीं जुड़ जाती? नहीं। USSR के साथ? नहीं। अलायंस विद चाइना? बिल्कुल भी नहीं। इसको साथ बड़ा क्रॉस करा। तो अगर आपका सही है ए तो अपने आपको दे देना +1 फटाफट से। द मीनिंग ऑफ अलायंस? देखो हमने अलायंस जाना था, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम टू मेक डिसीजन ऑन द इशू ऑफ इंडिपेंडेंट? नहीं। न्यूट्रलिटी? हाँ हो सकता है। मिलिटराइजेशन? नहीं। नन ऑफ द नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना आंसर मिल गया है ए। तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना। तो देखो एक काम करना आप लोग, आई नो मुझे थोड़ा सा पहले बता लेना चाहिए था। खैर अब जो 3 आगे आने वाले MCQs हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। फिर क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, ठीक है। आंसर कॉपी में लिखने के बाद अगर आपके आंसर सही हो तो उसको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें, ठीक है। उस पर हम रिएक्ट ज़रूर करेंगे। और अपने टोटल स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में कितने हुए 10 में से सही, ठीक है। सो ये मुझे पहले से ही बोलना चाहिए था पर मैं दिमाग से निकल गया, खैर जाने दो। आप इतने समझदार हैं हैं, मैंने बोल दिया 10 में से आपको बताना है तो आपको मेरे साथ साथ तो बताना नहीं होगा, आप मेरे से पहले बताना होगा, ठीक है। सो व्हाट डज NEFA मीन्स? ये हमने 2-3 बार पढ़ लिया है। सो इसका करेक्ट आंसर बी है, बी। सो अपने, अगर आपका बी आंसर करेक्ट है तो अपने आपको +1 देना नहीं भूलना। चाइना सडनली अटैक्ड इंडिया? चाइना ने अटैक कब किया इंडिया पे? अगस्त 1962 में? नहीं। सितंबर 1962 में? नहीं। अक्टूबर 1962 में? पॉसिबिलिटी।
सितंबर 1965 में, सितंबर 1965 में तो नहीं, पर हाँ 1962 की बात है। तो कब वो किया था? अक्टूबर 1962। अगर आपका सी आंसर सही है तो अपने आपको +1 देना, +1 देना, नहीं बोलना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम सीरीज, लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट चैप्टर नहीं, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू इस वीडियो का, ठीक है। ड्यूरिंग द बेंडंग कॉन्फ्रेंस ईयर, बेंडंग कॉन्फ्रेंस ईयर किस ईयर में हुआ था? कंफ्यूज मत होना, एक तो क्या था, बेलग्रेड था, और एक तुम्हारा बेंडंग। बेंडंग कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। कब हुआ था? 1955। और ये मुझे बेलग्रेड बताओ कब हुआ था, ईयर का नाम बताना। इसका आंसर है 1955। अगर आपका सही है तो अपने आपको दे देना बी, इसका करेक्ट आंसर है। अरे रे, अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 देना, नहीं भूलना। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, हुर्रे, मज़े करो और पढ़ाई करते रहो साथ ही साथ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। और कब, अभी सेशन स्टार्ट हुआ था, छुट्टी भी हो चुकी, छुट्टी ख़त्म भी हो चुकी, अब दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो गया है। अब कब टाइम बीत जाएगा कोई पता नहीं चलेगा, इसलिए गाइस डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। पढ़ते रहो और मज़े करते रहो, मज़े कम करो, पढ़ो ज़्यादा। खैर, अब CUT का भी एग्ज़ाम आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।